नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपना बेहद खास कार्यक्रम अधिकारी लेकर आपके दरमियान। आज अपने शो के इस सफर में एक और बेहतरीन और शानदार अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। मुझे यकीन है आप जब उनसे मिलेंगे तो आपके दिल से बस यही ख्याल बार बार निकलेगा कि इनसे पहले मुलाकात क्यों नहीं हुई। बहुत से लोग आप लोगों में से उन्हें जानते भी होंगे। सीमित संसाधनों में एक ग्रामीण बैकग्राउंड से निकलकर आज आईएएस अधिकारी के तौर पर अपनी सर्विसेज, अपनी जिम्मेदारियों से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। इतना ही नहीं, 12वीं पास करने के बाद पहले उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, इसके बाद आईपीएस अधिकारी बने और फिर 2020 में आईएएस अधिकारी के तौर पर अपने परिवार का, अपने इलाके का नाम रोशन किया। बिना कोई वक्त जाया किए आइए आपकी मुलाकात कराते हैं देश के बेहतरीन आईएएस अधिकारियों में शुमार जनाब डॉक्टर पंकज यादव जी के इन अल्फाज के साथ कि सोचते रहने से रास्ते किधर बनते हैं, सोचते रहने से रास्ते किधर बनते हैं, शर में सौदा हो तो दीवार में सर बनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैंने इंट्रो में तमाम चीजें थोड़ी थोड़ी करके बताई, तफसील आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उस एक वाकये का जिक्र आप ही की ज़बानी अपने दर्शकों के सामने कराना चाहूंगी आपसे कि आखिर जिंदगी का वो कौन सा हिस्सा था और वो एक आम घटना थी जिसका जिक्र आपने पहले भी किया है, जो युवाओं के बच्चों की जिंदगी में आती हैं। आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना था, अधिकारियों के चक्कर आपको लगाने पड़े, बहुत वक्त जाया हुआ आपको उस वक्त, और उस वक्त आपने अपनी जिंदगी की एक दिशा, एक डायरेक्शन तय की थी। आपने सोच लिया था कि आपको आईएएस अधिकारी ही बनना है। वो वाकया जरा बताइए। जी देखिए, ये मेरा उस टाइम का वाकया है जब मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना था। तो आम बच्चों की तरह क्या होता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है सरकारी सिस्टम किस तरह वर्क करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह तक आपको कहीं ना कहीं आपको भटकाया जाता है, आपको घुमाया जाता है। काफ़ी दौड़ धूप होने के बाद जब मैंने देखा कि मेरे एक सिंपल सिग्नेचर की वजह से ही और मुझे इतना घूमना फिरना पड़ा और इतना मेरा टाइम जाया हुआ, तब मैंने देखा जो चीज़ें लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। और जो एक सिंपल साइन से मेरा काम हो सकता था उसी के लिए मेरे को हफ्तों तक का टाइम मेरे को लग गया। तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी सिस्टम में आके इन्हीं चीज़ों को आम जन के लिए एक अच्छे और प्रभावी रूप में उनके सामने प्रस्तुत किया जाए। जी, आपके पिताजी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे और आप ग्रामीण परिवेश में ही पले बढ़े थे। संसाधन भी कुछ खास नहीं थे, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को शुरुआत में बताया। जब आपने ये ठाना, जब आपने सोचा कि एक आईएएस अधिकारी बनना है, तो कहीं दिल के किसी कोने में ये लगा आपको कि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? जी देखिए, जब भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको मंजिल बहुत दूर नज़र आती है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो क्या था कि ग्रामीण परिवेश में उस टाइम मेरे आसपास में कोई भी आईएएस ऑफिसर तो छोड़ो, आप किसी अच्छी क्लास 1 रैंक के ऑफिसर का भी मुझे मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था। तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही लगता था, हौसला सिर्फ ये था कि मैं अपना अगला जो कदम है, जो इमीडिएट स्टेप है, मुझे अगले 7 दिन या 1 महीने का जो काम है, मैं अपना पूरा सिंसियरिटी से करता हूँ, रिजल्ट पे हम बाद में फोकस करेंगे। तो मेरा ग्रामीण परिवेश के बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही हैं, मेरी सेम पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ज़्यादा लंबा ना सोचकर उनको राइट डायरेक्शन में अगर वो मेहनत करे तो कहीं ना कहीं किस्मत और भगवान मिलकर आपके सारे दरवाजे को खोल देता है। जी, यानी आप मानते हैं कि मेहनत, हार्ड वर्क जाया नहीं होती, ये जरूर आपके लिए वर्क करती है। बिल्कुल। देखो, किस्मत का भी रोल है लेकिन सबसे ज़्यादा रोल है मेहनत का। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है, जो लोग मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं से भगवान एक नहीं तो दूसरा दरवाजा उनके लिए खोल देता है। तो आप एक डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, हो सकता है आपको इनिशियली कोई हिकअप्स आए, मेरे साथ भी हुआ है। मैं इनफैक्ट जब मैंने पीएमटी का फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया था, मेरा तब सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं बड़े गर्व से अपनी जो असफलताएं हैं वो लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था, मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने एमबीबीएस और बाकी जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसी तरह यूपीएससी में भी प्रथम जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया था। सेकंड अटैम्प्ट में मेरा फिर मुझे आईपीएस एलोकेट हुआ और थर्ड अटैम्प्ट में मैं जाके कहीं पे आईएएस बन पाया। तो असफलताओं से घबराने की कोई बात नहीं है। वही है कि अगर आपका राइट डायरेक्शन है और आप मेहनत करते चलते हैं तो कहीं ना कहीं मंजिल आपको मिल ही जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत से खौफ खाते हैं अभी भी यूथ जो है, खास तौर से। आपको ये नहीं लगा अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, वो तो पढ़ाई अपने आप में बड़ी एक मुश्किल पढ़ाई है, फिर आपने यूपीएससी में आप गए, पहले आपने आईपीएस अधिकारी के तौर पर अपनी जगह बनाई, फिर आपने सोचा कि नहीं इतना काफी नहीं है, अभी तो मुझे और ऊपर जाना है। तो ये मेहनत, ये लगातार काम करते रहने का सिलसिला आपको कभी ये नहीं लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है?
कभी कभी लगता है ऑनेस्टली, जब आप मेहनत करते हो तो आपको सेल्फ डाउट भी होते हैं एक आम इंसान की तरह। तो आपको लगता है कि क्या मेरी मेहनत है वो रंग लाएगी। फिर आप अपने आसपास में भी देखते हो कि जो मेरे साथ के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मुझसे आगे चले गए हैं। लेकिन ज़िंदगी की साइकिल में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इमिडिएटली समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप प्रयत्न करते रहते हो तो सबकी लाइफ साइकिल अलग अलग है, सबको भगवान का रिवार्ड देने का तरीका अलग अलग है और सबकी टाइमिंग अलग अलग है। आप कहीं लेट भी नहीं है, आप कहीं जल्दी भी नहीं है, और आप राइट डायरेक्शन में अगर मेहनत कर रहे हो, जो आपके किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। जी, यानी आपने इस एक बात को सच साबित करके दिखाया है कि अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिन्हें ज़माना बना गया। जी। इस पूरे सफ़र में, इस सिलसिले में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे, कभी मायूस भी हुए होंगे, कभी किसी बात से हौसला भी बढ़ा होगा। जी। परिवार, मैंने सुना है आपके लिए बहुत कीमती है। जी, आपका जी। तो परिवार का साथ कैसा था? कौन आपके लिए सबसे मजबूत पिलर के तौर पर खड़ा रहा? जी देखिए, मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मेरे हर कदम पे मेरा साथ दिया। मेरे पिताजी की मैं बताना चाहूँगा, फादर साहब मेरे गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, और उनकी ज़िंदगी का मूल मंत्र यही था कि बेटा, कुछ कहने से ज़्यादा अच्छा है कुछ करके दिखाना। तो जो सिद्धांत उनके थे कि चीज़ों को ईमानदारी से करो और अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत के दम पर अपनी योग्यता का लोहा मनवाओ, तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने क्या किया कि खुद भी मुझे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया आम बच्चों की तरह, ताकि मेरे पास कभी भी मेरे को ये ना हो कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रिविलेज का मेरे पास एडवांटेज है। जब उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया तब कई लोगों ने कहा कि सर आप प्राइवेट में क्यों नहीं करवा रहे बच्चे का दाखिला। तो फादर साहब का यही कहना था कि जो शिक्षा मैं बाकी बच्चों को दे रहा हूँ, समाज के और बच्चों को दे रहा हूँ, मेरा बेटा भी वही शिक्षा ग्रहण करेगा। अगर इसमें काबिलियत है तो ये आगे आएगा। तो उनका एक प्रयास था कि सभी को साथ लेके चले। तो जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया तो मेरा हमेशा यही रहता है इन चीज़ों पे आत्मसात करके कि सब लोगों का समान विकास हो सके, सब लोगों को, सबसे खासकर जो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, अगर हमारी इफेक्टिव नीतियां हैं तो अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े उन तक उनका लाभ पहुंचे। ये मेरी जिंदगी का मोटो। आज आप पानीपत के अतिरिक्त उपायुक्त के तौर पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पानीपत निगम के कमिश्नर भी हैं जी। और पानीपत वालों के दिल में डॉक्टर पंकज यादव ने खास जगह बनाई है, जितना मैंने समझा और जाना है। आपने कई मोमेंट्स ऐसे चलाए हैं, कई मोमेंट्स जो बहुत मकबूल रही हैं। हालांकि कई में कुछ प्रोटेस्ट भी आपने देखा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। पहले हम आपके एक मिशन ग्रीन पानीपत के बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसने काफ़ी हौसला दिया है बाकी इलाकों को भी कि ऐसे मिशन यहाँ पर चलाए जाने चाहिए। ये क्या है मिशन, इसके पीछे आपका मकसद क्या है? जी, ग्रीन पानीपत जी, ये मेरा नहीं, पूरे पानीपत का एक कलेक्टिव प्रयास है। जब मैंने एज ए कमिश्नर ज्वाइन किया था तो मेरे पास बहुत लोग आते थे जिनकी इच्छा होती थी कि हम अपने पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति की देखभाल करें। साथ के साथ गवर्नमेंट का भी मैंडेट था, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी इनिशिएटिव था, एक पेड़ माँ के नाम, हरियाणा सरकार के भी डिफरेंट इनिशिएटिव थे। बट इनके बीच में आप देखेंगे कहीं ना कहीं पॉलिसी गैप्स होते हैं। पॉलिसी गैप का मतलब है कि हमारे पास विल है, इंटेंट है, बट एग्जीक्यूशन में हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। वहीं जो आम आदमी होता है उसके पास संसाधनों की कहीं ना कहीं कमी होती है। तो हमने ग्रीन पानीपत मिशन में इन दोनों चीज़ों को मिला के एक ब्रिज के रूप में काम किया है। इसमें आप देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बड़ा अच्छा उदाहरण है। इसमें हम क्या करते हैं कि लोग हैं वो हमें बताते हैं कि सर ये पर्टिकुलर साइट आपके पास अवेलेबल है, ये ग्रीन साइट है, ये आपकी ग्रीन बेल्ट है, ये ओपन स्पेस है। हम उसमें नगर निगम के संसाधन लगा के जो गवर्नमेंट स्पेस है उसको रिक्लेम करते हैं, कहीं पे कब्जे होते हैं उन कब्जों को रिमूव करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे अच्छी नर्सरी से, जो आप देखेंगे पुराने अपने प्राचीन सभ्यता है उसमें बड़ा अच्छा एक वनों का जंगल होता था जिसमें मिक्स वैरायटी के प्लांट्स लगे हुए होते थे। आजकल कहीं ना कहीं हम अपने जंगल वाली परिभाषा को खोते जा रहे हैं। हरियाणा में आप देखेंगे लगभग 2 से 3% ही हमारे एरिया में जो वन भूभाग है वो लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोच के हमने एक इंसान को पहले टारगेट दिया कि एक पेड़ आप अपना लगाइए, अगर आप एक से ज़्यादा लगाते हैं तो भी मोस्ट वेलकम है। तो इतना अच्छा इनिशिएटिव बना, आप यकीन मानेंगे हमने फर्स्ट फेज़ में हमारा 1 लाख पौधों का टारगेट था, जिसमें से 44,000 पौधे हम इस बार तक लगा चुके हैं। सेकेंड फेज़ इसका हम स्टार्ट कर देंगे अभी फरवरी मार्च में जब उपयुक्त सीजन आएगा तब। तो मेरा टारगेट तो 10 लाख पौधों का है, बट एक इनिशिएटिव का हमने एक डायरेक्शन चला दी है। आगे आने वाले 3 सालों में हमने ये पूरा करके दिखाना है। जी, एक और इनिशिएटिव आपने लिया पानीपत में, आपने एंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। हालांकि
जैसे कि अमूमन देखते हैं हम, जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो लोग उसकी मुखालफत भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। वो आपने भी झेला, ये चुनौती आपके सामने भी थी, लेकिन आप थके नहीं, आपने अपना पेशेंस लेवल नहीं खोया और आखिर में अपने इस अभियान को पूरा किया। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, अतिक्रमण देखो आज के ज़माने में नगर निगम के एरिया में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट समस्या है। आप चाहे ट्रैफिक में देख ले, वहाँ पे आपको इलीगल वेंडर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। आप बाज़ार में देख लेंगे, वहाँ पे आपके रेहड़ी फड़ी वाले जो दुकानदार भाई है वो बैठे रहते हैं। ये एक कलेक्टिव प्रॉब्लम है और ज़्यादा माइंडसेट का गेम है। आप देखेंगे कि अतिक्रमण से होता क्या है, लोग परेशान होते हैं। कोई भी ऐसी स्टडी नहीं है जो कहती है कि आपका बिजनेस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप दुकान के अंदर सामान रख रहे हैं तब भी आपकी दुकान उतनी चलनी है, और दुकान के 10 फीट बाहर सामान रख रहे हैं तब भी आपकी दुकान ऐसी चलनी है। लेकिन कहीं ना कहीं एसेंशियल सर्विसेज और लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आप जब मार्केट में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, जिस काम के लिए आपको 10 मिनट लगने चाहिए, उसी काम में आपके घंटों जाया हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोच के हमने सारे दुकानदार जो भाइयों हैं उनको बुलाया, जो बाज़ार के प्रधान हैं उनको बुलाया। तो पानीपत की बड़ी अच्छी बात है कि लोग बड़े पॉजिटिव हैं। अगर आप राइट इंटेंट से काम करते हैं तो लोग बड़ा साथ देते हैं। तो ये मुहिम कारगर साबित हो रही है। अब जब आप निकलते हैं पानीपत के मार्केट में तो कैसा लगता है, जो मेहनत की थी वो रंग ला रही है? यस, लोगों की खुद की टेस्टिमनी है अभी कि जिस काम में उनको 1-1 घंटे लग जाते थे बाजार में जाने में, वो अब 10-15 मिनट 20 मिनट में निकल जाते हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं इसके साथ साथ, धीरे धीरे साथ में लोगों को साथ में लेके चलने से वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो पहले से काफ़ी सुधार आया है। जी डॉक्टर साहब, अभी दोहरी जिम्मेदारियां आप संभाल रहे हैं पानीपत में, निगम के कमिश्नर के तौर पर भी और एडीसी के तौर पर ही। डॉक्टर पंकज यादव का विजन आने वाले वक्त के लिए पानीपत को लेकर क्या है, क्या सोचते हैं आप? जी, एज ए निगम कमिश्नर मेरा विजन है कि पानीपत को हम एक ग्रीन, क्लीन और एक सेफ स्पेस के रूप में डेवलप करें। तो मैं तीनों चीज़ों में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ग्रीन के रूप में मेरी प्राथमिकता है, जैसा कि आपने इसका एक पार्ट देखा कि हम पौधारोपण और बाकी चीज़ों पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है, हम सारे जो पार्क हैं हमारे पानीपत में, लगभग 140 के आसपास पार्क हैं। कुछ पार्क ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है। हम पहले तो कुछ पार्कों को मॉडल पार्क के रूप में बनाना चाहते हैं, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है देवीलाल पार्क और आपका किला पार्क। इसके अलावा जितने भी बड़े पार्क्स हैं उसमें हम अच्छा वॉकिंग ट्रैक और ग्रीनरी स्पेस डेवलप कर रहे हैं। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा, जो क्लीन पानीपत है उसकी मुहिम पे हम काम कर रहे हैं। हमारे पानीपत में हम चाहते हैं कि 100% डोर टू डोर वेस्ट का कलेक्शन हो। जब मैंने ज्वाइन किया कुछ इश्यूज़ थे, परसिस्टेंट इश्यूज़ हैं। कल भी हम चंडीगढ़ गए हुए थे, मैं, माननीय एमएलए साहब, माननीय मेयर साहिबा मिलके हम एक टीम की तरह काम करते हैं। तो हमारा फोकस है कि 100% डोर टू डोर का कलेक्शन हो, घरों के बाहर लोग कूड़ा ना फेंके। और तीसरा जो मैंने बताना चाहूँगा, जो पानीपत एज ए सेफ स्पेस जो हम डेवलप करना चाहते हैं, जब भी कोई घर से बाहर निकले वो अपने आप को सेफ फील करे, कोई क्रिमिनल है वो अपने आप को अनसेफ फील करे। दिस इज़ माय मिशन। इसके अंतर्गत हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, जनवरी के एंड तक हम उसको कंसेप्चुअलाइज कर लेंगे। पूरे पानीपत को हम सीसीटीवी कैमरों से कवरेज कर रहे हैं और इसके आसपास जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले पॉइंट हैं वहाँ पे हम स्पेशल उनकी एंट्री एग्जिट का प्लान कर रहे हैं। जो हमारे पोल्यूशन के सेंसर्स हैं उनको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखें तो हम पानीपत के ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ वर्क कर रहे हैं। जी, डॉक्टर पंकज यादव की हॉबीज़ क्या हैं? इतनी मसरूफियत तो आपने बताई है, मुझे लगता है वक्त तो मिलता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर खाली वक्त मिले तो कैसे गुजारना पसंद करते हैं? जी, मेरी हॉबी है एक तो मेरे को रनिंग बड़ी पसंद है। मैं जब आईपीएस में था तब से मुझे रनिंग का शौक़ चढ़ा। उसके बाद मैं लगभग हर वीकेंड को एक अच्छी दौड़ करता हूँ। अभी एक्यूआई की वजह से थोड़ा सा मैंने कम किया हुआ है, अदरवाइज़ लगभग वीकेंड पे 15 या 21 किलोमीटर की मेरी दौड़ हो जाती है। साथ के साथ मुझे खाली जो मेरा समय है उसमें मुझे क्राइम थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद है। तो वो मेरी हॉबी है कि उससे कहीं ना कहीं आपका माइंड है वो स्टिमुलेट होता है और आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोच पाते हैं। जी, ऐसा लग रहा है आपसे बात करके डॉक्टर साहब, आपके लिए ज़िंदगी का हर काम आसान है। आपको कोई हर्डल्स फील नहीं होते, आपको कोई चैलेंजेस फील नहीं होते, लेकिन क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमको एक प्रोसेस से आगे बढ़ना होता है, तो जाहिर है आपके रास्ते में भी कुछ मुश्किलें, कुछ चुनौतियाँ ज़रूर आई होंगी। अगर आप चाहें तो, हमारी यंग ऑडियंस ज़्यादा है, हमारे यूथ ज़्यादा ये हमारा शो देखते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप शेयर करें अगर कुछ मुश्किलें कभी आई तो, और डॉक्टर पंकज यादव ने कैसे पार पाई उनसे। जी देखिए, ये आपने बड़ा एक ही अच्छा और इम्पोर्टेंट बात है जिस पे आपने डिस्कशन किया है।
तो मैंने जैसा कि इंटरव्यू के शुरू में बताया था, मुझे असफलताओं से ना कभी डर लगता है, ना मुझे उनसे कभी परेशानी होती है। शुरू में जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, स्पेशली यंग ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा, तो असफल होने में कोई बुराई नहीं है। असफल होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तो जितना आप ट्राई करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, मेरा तो पर्सनली ये सोचना है कि जब भी आप राइट डायरेक्शन में जाते हैं तो असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं आती हैं, वो हमें ये सिर्फ दिखाने आती है कि आपको कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन की दिक्कत है। एक वाकया मैं शेयर करना चाहूँगा जो मेरे दिल के बड़े करीब है। मेरे यूपीएससी में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 135 मार्क्स आए थे, जो कि एक तरीके से बड़े कम मार्क्स माने जाते हैं। तो एक तरीके से ऐसा था कि मेरी पर्सनैलिटी यूपीएससी के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप निराश होकर बैठ सकते हो। मैंने सारी चीज़ों का फिर देखा, विश्लेषण किया, तो मुझे पता चला कहीं ना कहीं कमी मेरे अंदर ही है। एक सच्चा इंसान वही है जो अपनी कमियों को देख सके, उनको आत्मसात कर सके और उनको सुधार कर सके। तो फिर मैंने उन कमियों पे वर्क करना स्टार्ट किया कि क्या इश्यूज़ थे। तो सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 165 मार्क्स आए। फिर भी मैंने देखा कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें कमी है या परफेक्ट नहीं हुआ हूँ मैं। थर्ड अटैम्प्ट में मेरे 208 मार्क्स आए। तो इन मार्क्स की जर्नी से मैं बताना चाहूँगा, 208 उस टाइम में सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे कि असफलता सभी के लिए आती है। जो बड़े बड़े लोग जिनसे मेरा इंटरेक्शन रहा है, कोई भी ऐसा इंसान मुझे आज तक नहीं मिला है जो अपनी ज़िंदगी में असफल रहा हो। सभी को इनिशियली कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, बट वो आपके ऊपर है कि आप या तो उससे चुनौतियों से हार के बैठना चाहते हो या उससे कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहते हो। पेशेंस लेवल का मेरे ख्याल से आपको बड़ा पास है, आप बड़ी अहमियत देते हैं पेशेंस लेवल। सब्र का पैमाना आपका भी बहुत बड़ा लगता है जी। पेशेंस का क्या रोल, क्या किरदार होता है? जी, पेशेंस का पब्लिक डीलिंग में तो स्पेशली हमारी जो लाइन ऑफ वर्क है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, आप उसमें देखेंगे पेशेंस इज़ द फॉरमोस्ट वर्च्यू। आपके पास बहुत सारी तरह से लोग आते हैं, उम्मीदों से लोग आते हैं, अपेक्षाओं से लोग आते हैं, और कुछ लोग आते हैं वो मोटिव्स के साथ भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखना होता है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपके आने से पहले एक मैरिड कपल आए थे, माताजी और बुजुर्ग। तो उन्होंने आते ही मुझे कहा था कि हम 62 ईयर्स के हो गए और हमारी पेंशन नहीं बनी है। आते ही उन्होंने कहा था। तो अगर जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे तो पता चलता है कि वो ऑलरेडी इनकम रेंज से बाहर हैं। वो उनकी इनकम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और वो बिल्कुल उनको भी खुद को भी पता है कि आप उस पर्टिकुलर इनकम रेंज से बाहर हैं। बट पेशेंस ही आपको ये चीज़ सिखाता है कि आप उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार दोबारा उनके डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करवा दें, ताकि जो बंदा इतनी दूर से 30-40 किलोमीटर दूर से चल के आपके दर पे आया है, आप उसको 2-3 मिनट का टाइम दे के उसकी प्रॉब्लम सुने। तो उसके एंगल से अगर आप चीज़ें एक बार सोचने समझने लग जाते हैं तो पेशेंस आप में अपने आप आ जाता है। इसीलिए भी मैंने आपसे इस सवाल पूछा। जब हम देख रहे थे, आप लोगों को डील कर रहे थे, आपने बहुत सब्र से, बहुत पेशेंस से लोगों की बात सुनी, उनके जवाब दिए। तो मुझे लगता है आप अपने करियर में भी इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि लोगों के साथ डील करने में ये आपको मदद करता है। और एक बड़ी बात है इतने बड़े ओहदे पर बैठे अधिकारी के लिए पेशेंस लेवल को इस हद तक मेंटेन करके रखना। जी, तो ये एक आसानी होती है। मुझे लगता है कि इस शो के ज़रिए हमारे यूथ जो हैं वो ये इंस्पिरेशन तो ज़रूर ले रहे होंगे। जब आप पढ़ाई वाले दौर में थे अपने, जब आपने सोचा कि आपको ज़िंदगी में अब क्या क्या करना है, उस वक्त क्या पढ़ाई के घंटे मैटर करते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि हमारा यूथ इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है कि हम ज़्यादा घंटे तक पढ़ाई करेंगे तो हम ज़्यादा गेन कर पाएंगे। कैसे बताएंगे आप ये? जी, देखिए, मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि पढ़ाई के घंटे मैटर करते हैं। आपको मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आपको एक मिनिमम बेंचमार्क को अचीव करना होता है। आप पढ़ाई को छोड़ो, आप अगर आप फुटबॉल को देखते हैं, सपोज हम एक पर्टिकुलर किसी अच्छे इंसान के अचीवमेंट्स को देखते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, चलो अगर हम सचिन का एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली का लेते हैं, तो आप उनको देखेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे वो अपने फील्ड के सबसे मेहनती लोगों में से एक है। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं, 2-3-5% जो गॉड गिफ्टेड है, बट उसके अलावा जितने भी लोग जिन्होंने भी सफलता पाई है अपनी लाइफ में, वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया, जो लगे रहे। डॉक्टर साहब, एक बहुत पुरानी सी कहावत है हमारे देश में, अक्सर कहा जाता है कि हमको सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना, हमको सरकारी कन्वेंस में या ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं करना, हमको सरकारी इदारों में भी नहीं जाना है, लेकिन हमको नौकरी सरकारी चाहिए। पर आपने ये प्रूव किया कि सरकारी स्कूल के स्टूडेंट होकर भी आप
इतने बड़े ख्वाब को अचीव कर सकते हैं। ये तो आखिरी पड़ाव है आपका। इससे पहले आईपीएस जी। क्रैक करके वहाँ पे अच्छा ओहदा पाना, वो भी कोई मजाक नहीं था, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। एमबीबीएस कर लिया आपने पीएमटी क्लियर करके, वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। सरकारी स्कूल्स के स्टैंडर्ड को इन्हांस किया शायद आपने, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। वो क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखो, मैं सरकारी स्कूल में था और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं सरकारी स्कूल के भी सबसे ब्रिलियंट बच्चों में से नहीं था। मैं अच्छा था, क्लास में अच्छी मेरी रैंक आती थी, बट ऐसा नहीं था कि मेरे सरकारी स्कूल में मैं सबसे ब्रिलियंट हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मुझसे भी ब्रिलियंट बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में थे। तो प्रतिभा, योग्यता किसी स्कूल या बाकी उसकी मोहताज नहीं है। मोहताज हाँ है वो एक राइट डायरेक्शन की। जी, यानी कि इस पूरे सफर में आपकी अपनी इच्छा शक्ति बहुत मैटर करती है जी। कि आप किस चीज़ को कितनी अहमियत दे रहे हैं, या जो आम तौर पे चैलेंजेस कहे जाते हैं, आम तौर पर जिन्हें आम लोग चुनौतियां मानते हैं, आप उसे चुनौती मान रहे हैं या नहीं, ये आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर है। जी जी बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि आप ये भी बताइए हमारे यूथ को कि आपके रास्ते में आने वाला कोई जो हर्डल है, कोई जो चुनौती है, वो आपको महसूस करने से चुनौती महसूस होगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जी देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है और मैं बताना भी चाहूँगा कि जैसे कि आपने वो जीतन राम एक मूवी देखी होगी बड़ी फेमस, जिसमें वो इंसान है, वो एक पहाड़ को काट के अपनी वाइफ के लिए रास्ता बनाता है। तो मांझी तो उसमें एक एक पत्थर को काटता है। दशरथ मांझी, थैंक यू। तो उसमें क्या होता है कि यही किसी भी एग्ज़ाम का फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी की किसी भी चीज़ का फ़लसफ़ा है। हम स्टार्ट करने से पहले ही आउटकम पे चले जाते हैं, हम ये देखने लग जाते हैं कि चीज़ कितनी बड़ी है। हम अंतर्मन से अगर ये देखें कि मेरा सामर्थ्य कितना बड़ा है, हमारा सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा इमीडिएट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हमारी दिक्कतें क्या होती है कि हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, उससे पहले मैं ये सोचने लग जाता हूँ मैं बन गया तो मैं क्या करूँगा, कहाँ घूमने जाऊँगा, किसके साथ बैठूँगा, मेरी लाइफ में क्या होगा। इन सारी चीज़ों पे टाइम ना जाया करके हमारा टारगेट होना चाहिए कि एक दो इमीडिएट स्टेप्स हैं, मैं उन पे ध्यान दूँ। और आज का दिन, आज का वीक, आज का महीना अगर मैं अच्छे से करता हूँ तो मेरा आगे आने वाला साल और ज़िंदगी अच्छे से गुजरे। जी, यानी वक्त का एक एक सेकंड, एक एक फ्रेम आपको कंज्यूम प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की इतनी चिंता ना करें। पास्ट ऑलरेडी आपका चला गया है, जो है वो आपके प्रेजेंट में है। मुझे लगता है आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपको ज़िंदगी से बड़ी उम्मीदें हैं, आप एक गुलजार अंदाज में, एक सदाबहार लबरेज तरीके से ज़िंदगी जीने में यकीन करते हैं। यूथ हमारे थोड़े से कंजेस्टेड अभी हो गए हैं। हमारा मकसद, जैसे मैंने आपको बताया, शो के ज़रिए यही है कि हम एक आइकॉन के तौर पे अपने अधिकारियों को पेश करें यूथ के सामने कि वो इतनी मेहनत करके भी कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखे हुए हैं। तो इस कंजक्शन से यूथ कैसे बाहर निकलें, मतलब ज़िंदगी जीने का तरीका, जिंदा दिली आप कैसे बताएंगे, ये और फिर बताइए। अगर आप जो आपके पास है, अगर आप उसका शुक्रिया अदा करना सीख जाते हैं, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। मैं जब भी मुझे डाउट होता है या मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, तो मैं हमेशा विजुअलाइज करता हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। एक सिंपल जगह से स्टार्ट किया था और भगवान ने आज सब कुछ, इतनी चीज़ें दी हैं, इतना सब कुछ बख्शा है। इससे अच्छा नहीं भी दिया, ख़राब भी दिया, तो भी मैं पास से बड़ा अच्छा हूँ। तो यूथ को मेरा मैसेज है कि हम हमेशा लेने में या फिर और ज़्यादा संचय करने में या फिर चीज़ों को कंपैरिजन में के अंदर हम अपना टाइम ख़राब करते हैं। और इसका वन ऑफ द मेन रीज़न है, कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों के माध्यम से कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास जो है, जिस दिन हम उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करना सीख गए, हम शुक्रिया अदा करना सीख गए कि मेरे पास बहुत है, जितना दिया है मेरे सामर्थ्य से बढ़ के ही दिया है, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने ज़्यादा लोगों से लक्की हैं और कितने ज़्यादा लोगों से आगे हैं। आपने शुरुआत साधारण की थी, जैसे कि जिक्र किया, और शुरू से हम यही तो बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक साधारण शुरुआत के साथ एक आम जिंदगी से आप एक ख़ास शख्सियत कैसे बन जाते हैं। तो जब अपने गांव आप लौटते हैं, अब इस ओहदे पर पहुंचने के बाद आप रेवाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, जब अपने गाँव लौटते हैं, अपने लोगों के बीच में लौटते हैं, वहाँ का तजुर्बा कैसा होता है? आपको कैसा लगता है वापस जाकर? वो फीलिंग क्या है, वो एहसास क्या है? सबसे अच्छा एहसास ये है कि मेरी वजह से बाकी लोग सपने देखना सीखते हैं। तो जब मैं मेरे गांव में जाता हूं, देखता हूं या बच्चों से मिलता हूं, तो यही लगता है कि वो बच्चे जो कल तक ये सोचते थे कि इमीडिएट टारगेट मेरा क्या है, कुछ नहीं है, वो ये देख के सोचते हैं कि हम में से, हमारे स्कूल में ही पढ़ के
जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, तो वो उन बच्चों में भी एक पावर ऑफ ड्रीमिंग आती है। वो देखते हैं कि जब ये अचीव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए मैं मोस्टली यंग लोगों से जब भी इंटरेक्ट करता हूँ तो मेरा प्रयास रहता है उनको ये कहूँ कि सपने देखो, और सपने देखना बहुत ज़रूरी है, और बड़े सपने देखो। जब आप बड़े सपने देखते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इच्छा आती है कि यार मैंने ये चीज़ को विजुलाइज कर लिया है, और जब मैं विजुलाइज करता हूँ तब मेरे अंदर पावर आती है उसको कंसेप्चुलाइज करने की। फिर मैं उसको कंसेप्ट में ड्रॉ करता हूँ, और एक बार कंसेप्ट बन जाता है फिर मैं उस डायरेक्शन में मूव करता हूँ। तो बच्चे हैं, बाकी लोग हैं, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि मुझे देख के वो ये सोचते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ अचीव किया है तो हम भी सब मिलकर अचीव कर सकते हैं। आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। अभी जैसे दोहरी जिम्मेदारियां आप संभाल रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ क्लैश हो रहा है या वर्कलोड हो रहा है, या मुझे लगता है कि आपकी मैनेजमेंट आपको अलाउ कर देती है कि आप यहाँ भी और उस फ्रंट पे भी कैसे लड़ लें? जी, कभी टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती है, बट एट द सेम टाइम आप देखते हैं कि आपकी 5 मिनट से किसी के घंटों का काम आसान हो जाता है। वो चीज़ें आपको वर्क करने की प्रेरणा देती है। आपसे बातचीत में मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हमने कर ली है। ये एक बहुत लंबा सफ़र होता है यहाँ तक का, बहुत सारी चीज़ों पर बात नहीं भी कर पाए, लेकिन जो हमारा मकसद था मुझे लगता है इस शो के ज़रिए वो हम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। एक मैसेज थोड़े से अल्फाज में यूथ को, ख़ास तौर से युवाओं को आप क्या देना चाहेंगे, संसाधनों के एतबार से भी, कि ज़िंदगी में कोई रास्ता इतना मुश्किल नहीं है कि कोई चीज़ उसमें आड़े आ जाए। आसान सब है, बस हार्ड वर्क की और पेशेंस लेवल बनाए रखने की ज़रूरत है। आप चाहे किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, थोड़े से शब्दों में आखिरी मैसेज हमारे लिए। मेरा यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आज जिस समय में हम हैं ये भारत के लिए बड़ा अच्छा समय है। आप देखेंगे कि पास्ट में अगर आप इंडिया में देखेंगे तो कभी हमारे पास आज़ादी की स्वतंत्रता का संघर्ष था, फिर बहुत सारी बाढ़, फेमाइन आए, तो कहने का मतलब बड़े एक स्टेबल हम कालखंड में हम जी रहे हैं, और आगे आने वाला समय इंडिया का है। तो क्यों ना अपना जो बेस्ट योगदान है इंडिया की प्रोग्रेस और उसकी तरक्की में लगाया जाए। एक बार बैठ के अंतर मन से सोचे कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, आप कहाँ पहुँच गए, आपको कहाँ जाना है, तो आपको नवीन ऊर्जा अपने आप मिल जाएगी। जी, आपका कोई रोल मॉडल है क्या ज़िंदगी में? जी बिल्कुल है, मेरे रोल मॉडल एक नहीं, मेरे अनेक रोल मॉडल है। मैं हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट जो जहाँ मुझे मिला है कुछ ना कुछ वो मुझे सिखा के गए हैं। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और मुझे यकीन है कि आपके साथ हुई ये बातचीत हमारे यूथ के लिए एक कोर्स तय करने में मदद करेगी, उनको एक रोशनी दिखाएगी, एक रास्ता दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम अधिकारी में डॉक्टर पंकज यादव से बातचीत हुई। दोहरी जिम्मेदारी इस वक्त पानीपत में संभाल रहे हैं, अतिरिक्त उपायुक्त की और निगम कमिश्नर के तौर पर। उनका सफ़र जानकर, उनका सिलसिला जानकर, उनकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और सब्र का पैमाना समझकर ये समझ में आता है कि वाकई ये सच है कि उकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबे रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उन्हें मंजिल अपनी आसमानों में। आज हमारे साथ हमारे इस शो में इतना ही। अपने इस सफ़र में अगली बार किसी और शानदार अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।